ठीक है, चलो। सबसे पहले हम नाम लिख देंगे कैपा को। चलो सेव इसको करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, जब भी सीआरक्यू स्टार्ट करो सबसे पहले डेटा नहीं पढ़ना, सबसे पहले जाके रिक्वायरमेंट देखना। ताकि रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे ना तो समझ आ जाएगा कि किस हिसाब से सवाल को पढ़ना है। ठीक है, ताकि जो जो चीज़ ज़रूरत होगी सब उसी उसी चीज़ पे फिर नज़र जाएगी। तो दो रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास, रिक्वायरमेंट ए और रिक्वायरमेंट बी। ए के अंदर वो क्या कह रहा है, वेरिएंसेस कैलकुलेट करने को कह रहा है। कौन कौन सी? Material usage variance हम्म for each ingredient, and then total material mix variance, and then total material yield variance. यस, तो हमें मिक्स वेरिएंस चाहिए, यूजेज वेरिएंस चाहिए और यील्ड वेरिएंस चाहिए। सही है। अब हम इसके हिसाब से सवाल को पढ़ना शुरू करते हैं पहले। चलो कौन पढ़ेगा? उमर, स्टार्ट करो। Capaco produces omega, an animal feed made by mixing and heating three ingredients, alpha, हम्म beta, and gamma. The सही company है। uses a standard costing system to monitor its cost. ठीक है, तो कैपा को एक प्रोडक्ट बनाता है विच इज़ ओमेगा, एक एनिमल फीड है। उसमें तीन प्रोडक्ट्स लगते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम ये लोग यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 केजीज ऑफ ओमेगा। ये अपना जो आउटपुट है, इनका इनका आउटपुट क्या है? ओमेगा। तो इनके आउटपुट के 100 केजी के लिए ये डेटा दिया हुआ है। सही है कि 40 केजी बीटा अल्फा डलेगा, 60 केजी बीटा डलेगा, 20 केजी गामा डलेगा। ठीक है, तो क्या ये हमारा मिक्स हो गया? मटेरियल, उसको मैं मिक्स कह सकता हूँ, मटेरियल मिक्स, Yes. स्टैंडर्ड मटेरियल मिक्स। यस, और उनकी कॉस्ट्स वगैरह लिखी हुई हैं। नोट आगे। The mixing and heating process is subject to standard evaporation loss. हम्म Alpha, beta, and gamma are agricultural products, and their quality and price varies significantly from year to year. Standard prices are set at the average market price over the last 5 years. Capaco has a purchasing manager who is responsible for pricing and supplier contracts. सही है, तो देखो फातिमा, हमारा आउटपुट कितना है? लाइक जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फॉर एवरी, ये जो हमें 100 डेटा दिया kgs हुआ of है। omega. यस, ये डेटा जो हमें Mm-hmm. दिया हुआ है ये हमारे 100 केजीज ऑफ आउटपुट के लिए है। Okay. और हम इनपुट कितना कर रहे हैं उसके लिए? 120. 120 केजीज। तो 20 केजी बीच में से लॉस हो रहा है, जो उन्होंने पॉइंट नंबर ए में बताया हुआ है कि मिक्सिंग और हीटिंग प्रोसेस में स्टैंडर्ड एवेपोरेशन लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि Okay. सिंस दे आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो उनकी क्वालिटी, प्राइस, ये सब चेंज होती रहती है ईयर ऑन ईयर। स्टैंडर्ड प्राइसेस जो हैं वो एवरेज मार्केट प्राइस के हिसाब से सेट की हुई है ओवर द लास्ट 5 years। परचेजिंग मैनेजर है जिसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी है, प्राइसिंग और सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। आगे उमर। The standard mix is set by the finance department. The last सही है, time this was done was at the product launch, which was 5 years ago. It has not changed yet. तो स्टैंडर्ड मिक्स जो है, जो ये है कि भाई जितने भी
जितना भी इनपुट होगा, जैसे कितना इनपुट हो रहा है इसमें, इनपुट 120. 120, तो जितना भी आपका इनपुट होगा उसमें से अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा और गामा कितना होगा, कितना परसेंट अल्फा डलेगा, कितना परसेंट बीटा डलेगा, कितना परसेंट गामा डलेगा, ये स्टैंडर्ड मिक्स कौन सेट करता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। और लास्ट टाइम ये 5 साल पहले सेट हुआ था जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, और तब से ये आज तक चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। अब ये उन्होंने एक्चुअल डेटा दिया है। लास्ट मंथ हमने कितना ओमेगा बनाया, अपना आउटपुट हमने कितना किया? 4600. 4600। और हमने टोटल मटेरियल जो यूज किया वो इतना यूज किया, जिसमें से इतना अल्फा, इतना बीटा और इतना गामा हमने यूज किया। बात क्लियर है? Yes. Yes. एट द एंड ऑफ ईच मंथ उनको, एक प्रोडक्शन मैनेजर को एक ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जाती है, वही वेरिएंसेस वाली। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट क्या होती है? जो आपके बजट को आपके एक्चुअल के साथ कंपेयर करती है कि कहाँ आपको फायदा हुआ, कहाँ आपको नुकसान हुआ, वो ऊपर नीचे करते करते वो आपके एक्चुअल के साथ मैच कर देती है उसको। ठीक है। सारी वेरिएंसेस को, बजट के अंदर सारी वेरिएंसेस को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, तो एट द एंड हम एक्चुअल रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। दैट इज एन ऑपरेटिंग स्टेटमेंट। तो हर महीने के एंड पे हमारे प्रोडक्शन मैनेजर के पास ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जाती है। द स्टेटमेंट कंटेन्स मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस फॉर द प्रीवियस मंथ। उसमें ये सारी वेरिएंसेस होती हैं। कौन कौन सी? मटेरियल प्राइस यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट एफिशिएंसी वेरिएंस, ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। और इनके ऊपर उसको कोई कमेंट्री नहीं दी जाती। हम उसको कोई कमेंट्री नहीं देते। कमेंट्री क्या होती है? वेरिएंसेस की रीजनिंग होती है कि भाई जो भी चीज ऊपर नीचे हुई है तो वो क्यों हुई है, उसके पीछे का कोई रीजन हो। ठीक है। तो हम उसको नहीं देते। ठीक है। अब इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं जो पॉइंट नंबर बी के लिए रेलेवेंट हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। चलो, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ए मटेरियल यूजेज वेरिएंस फॉर ईच इंग्रेडिएंट एंड इन टोटल। तो हम ईच इंग्रेडिएंट की कैलकुलेट करेंगे, एंड में सम कर देंगे, टोटल हो जाएगी। ठीक है। Okay. यूजेज वेरिएंस का मुझे कोई फॉर्मूला बताएगा जरा? Actual quantity used minus the standard quantity allowed हम्म multiplied by the multiplied by the standard price. सही है। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब एक एक इंग्रेडिएंट ले लेंगे। कितने इंग्रेडिएंट्स हमारे पास? 3, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया और गामा आ गया। एक्चुअल यूज्ड, स्टैंडर्ड अलाउड। पहले तो ये दोनों देखते हैं। चलो, अल्फा हमने एक्चुअल कितना यूज किया, क्या हमें डेटा में गिवन है? ये रहा 2200। ठीक है। ये सबका एक्चुअल यूजेज है ना, मैं डाल दूं। 2200 हमने एक्चुअल अल्फा यूज किया, 2500 बीटा यूज किया और 920 गामा यूज किया। एग्रीड? Yes. स्टैंडर्ड अलाउड में मैं क्या डालूं? मींस स्टैंडर्ड अलाउड में क्या आएगा?
हमने जो एक्चुअल प्रोडक्शन की है उसके हिसाब से कितना कितना यूज होना चाहिए था अल्फा बीटा और गैमा। सही है। Mhm. तो फॉर एवरी 100 केजीज ऑफ ओमेगा कितना अल्फा यूज होता है? 40 kgs. 40 केजीज। फॉर एवरी 100 केजी ऑफ आउटपुट 40 केजी ऑफ अल्फा यूज होना चाहिए। ठीक है। और हमने कितना आउटपुट किया इन एक्चुअल? 4600। Mhm. तो अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट डाल दूं, आउटपुट ओमेगा का जो है 4600, हमने एक्चुअल में ओमेगा इतना बनाया है, तो दिस डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? Yes, आगे. हमने जो एक्चुअल आउटपुट किया फॉर एवरी 100 केजी ऑफ ओमेगा हमें 40 केजी ऑफ अल्फा यूज करना था एज पर स्टैंडर्ड। क्लियर? फातिमा आपको समझ आया? Yes. चलो Yeah. गुड। नीचे अब बीटा का आप लोग मुझे बताओगे एज पर स्टैंडर्ड बीटा कितना यूज होना चाहिए था फॉर एवरी 100 केजी? 60 और गैमा 20। ठीक है। तो दिस डिवाइडेड बाय 100 के फॉर एवरी 100 केजी 60 केजी ऑफ बीटा शुड हैव बीन यूज्ड। सही है। एंड सिमिलरली फॉर गैमा this divided by 100 multiply by 20 kg of gamma should have been used. Clear? Yes. Clear. Yes. यहाँ पे हम वेरिएंस निकाल लेते हैं कि ज्यादा यूज हुआ या कम यूज हुआ। वेरिएंस किस में से क्या माइनस करूं मैं? Actual from standard. आई थिंक स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, क्योंकि सी हमने ज्यादा No. यूज किया है अल्फा या बीटा, हमने अल्फा ज्यादा यूज किया है कम यूज किया है? ज़्यादा. Okay, ज्यादा so यूज किया negative है। value. यस, तो हमें नेगेटिव चाहिए तो हम दिस माइनस दिस कर लेंगे। सही है। अच्छा, तो आपका जो फॉर्मूला था ना, तो फिर इसका मतलब इसमें गलत था। स्टैंडर्ड अलाउड माइनस एक्चुअल होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड में से एक्चुअल Okay. माइनस होगा। तो ये मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर लिया। तो हमें इन दो की वेरिएंस नजर आ गई। तीसरे में वेरिएंस नहीं है, वो जितना यूज होना चाहिए था उतना यूज हुआ। देन आई विल मल्टीप्लाई इट विद व्हाट? स्टैंडर्ड प्राइस। मॉनेटरी वेरिएंस है, नॉन मॉनेटरी वेरिएंस है? मॉनेटरी वेरिएंस है कि Not नॉन monetary. मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी वेरिएंस है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 251। ये रही स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट। ठीक है। तो 251। तो मैं टोटल वेरिएंस कैलकुलेट कर सकता हूं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। बात समझ आ गई या नहीं आई? Yes, understood. तो ये मेरी मटेरियल Yeah. वाइज वेरिएंस आ गई, और एंड में मैं टोटल देख सकता हूं इन दोनों, इन सब का सम। ये मेरी टोटल वेरिएंस हो गई 580, और पॉजिटिव है तो फेवरेबल। ठीक है। Okay. इसको जरा मैं सेव कर लूं, एक सेकंड, उड़ ना जाए।
क्या नाम था इसका? Capaco. कैपाको। चलो, तो हम आंसर से वेरीफाई कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक किया है, यूजेज वेरिएंस सही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमें कितने मार्क्स मिल गए? वी अर्न 4 मार्क्स जस्ट नाउ। ठीक है, अब बात हो रही है टोटल मिक्स वेरिएंस की। सही है, तो अब हम आएंगे मिक्स वेरिएंस पे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अगेन अल्फा बीटा गामा। मिक्स वेरिएंस में हम किन दो को कंपेयर करते थे मटेरियल मिक्स के अंदर? शाबाश। AQSM और AQAM. हाँ, तो ए क्यू ए एम पहले आएगा, फिर ए क्यू एस एम आएगा। ठीक है, अच्छा। ए क्यू ए एम में क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स, मतलब जो एक्चुअल डेटा दिया हुआ है एज इट इज उठा के डाल दो, कुछ नहीं करना। सही है, तो एक्चुअल डेटा हमारा कहाँ है? एक्चुअल डेटा हमारा ये रहा, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 22 25 920, वो हमारा ये रहा। सी, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल मिक्स आ गया, इसका टोटल निकाल लेंगे। तो 5620 आ गया। ए क्यू ए एस एम में मैं क्या डालूं? एक्चुअल क्वांटिटी मींस 5620 बट एज पर स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी बट एज पर स्टैंडर्ड मिक्स। तो स्टैंडर्ड मिक्स कहाँ है हमारा? क्या ये हमारा स्टैंडर्ड मिक्स था? Yes. स्टैंडर्ड मिक्स क्या कहता है कि जितना भी आप इनपुट करो उसका कितना परसेंट अल्फा होगा, कितना परसेंट बीटा होगा, कितना परसेंट गैमा होगा। क्लियर है? Yes. तो हमारा इनपुट, ये मैं सारी स्टैंडर्ड वर्किंग एक दफा ना यहाँ साइड में कहीं रख लेता हूँ, स्टैंडर्ड मिक्स करके इसी को फिर वहां पे रेफर कर लेंगे। अल्फा बीटा गैमा, स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? 40 60 20 60 20। तो इन शॉर्ट हम जितना भी इनपुट करेंगे विच इज दिस 120, उसका कितना परसेंट अल्फा होना चाहिए? तो दिस डिवाइडेड बाय टोटल। 33% शुड बी अल्फा। ठीक है, ऐसे ही Okay. बीटा कितना होना चाहिए? हमारा जितना भी इनपुट होगा उसका इतना 50% शुड बी बीटा, मतलब हम जितना भी इनपुट कर रहे हैं उसका आधा बीटा होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है, सिमिलरली दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसको आप चेक कर सकते हो, इट शुड बी 100। तो हमने 100% को ब्रेक कर लिया कि जितना भी हम इनपुट करेंगे, हमारा इनपुट क्या है? एक्चुअल इनपुट हमारा क्या है टोटल? शाबाश, कौन बताएगा? 5,620. 5620। इसका 33% अल्फा होना चाहिए, 50% बीटा होना चाहिए, 70% गैमा होना चाहिए। बात समझ आ गई या नहीं आई? Understood. तो हम इन परसेंटेजेस को जाके रेफर कर देंगे। सो अल्फा के लिए मैं दिस टोटल इनपुट मल्टीप्लाई बाय अल्फा की परसेंटेज 33%। मतलब अगर तो हम 5620 kg इनपुट कर रहे हैं ना, तो
अल्फा इसमें से इतना होना चाहिए 1873। बात समझ आई? Yes. ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आप लोग फॉर्मूला मैनुअली कर लेना ताकि गलती ना हो। मैंने सेल लॉक किया है, फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा एक्सेल आप वैसा यूज़ कर रहे हो, बट अगेन आप लोग मैनुअली कर लेना कि दिस मल्टीप्लाई बाय बीटा की परसेंटेज, बीटा की परसेंटेज ये थी 50, ऐसे ही दिस मल्टीप्लाई बाय गैमा की परसेंटेज 17%। तो अगर तो हम 5620 kg इनपुट कर रहे हैं तो उसमें से अल्फा होना चाहिए 1873, बीटा होना चाहिए 2810, गैमा होना चाहिए 937। क्लियर? टोटल देखेंगे तो टोटल सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसी की तो परसेंटेज वाइज, हमने एक्चुअल क्वांटिटी को ही तो परसेंटेज वाइज ब्रेक किया है। फॉर्मूला में देखो, एक्चुअल को ही तो हमने परसेंटेज वाइज ब्रेक किया है, तो एंड में वही आंसर उठ के वापस आना चाहिए ना, सम उन दोनों का सम, पूरा इन तीनों का। Yes. सही है? Yes. अब वेरिएंस, तो हमने अल्फा जितना यूज करना चाहिए था उससे ज्यादा यूज किया है या कम यूज किया है? ज़्यादा यूज किया। ज्यादा यूज किया है। तो ए क्यू एस एम माइनस ए क्यू ए एम। ऐसे ही बीटा हमने कम यूज किया है और गैमा हमने थोड़ा ज्यादा यूज किया है। ठीक है? सम करेंगे तो अगेन केजीज में जीरो होनी चाहिए आपकी वेरिएंस। ठीक है? क्योंकि क्या हुआ, सी Understood. मुझे, मैंने 317 केजीज बीटा और गैमा के निकाले कि नहीं ये हटाओ, ये नहीं यूज कर रहा मैं, और उसकी जगह मैंने 327 फिल किससे कर दिया? अल्फा से। उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने अल्फा ज्यादा डाल दिया। बात समझ आई? Yes. तो इसलिए टोटलिटी पे केजी वेरिएंस जीरो होनी चाहिए। हाँ, नंबर अमाउंट में अलग होगी क्योंकि हो सकता है अल्फा महंगा वाला हो और बीटा गैमा सस्ते सस्ते हो, तो मैंने सस्ता सस्ता सामान निकाल के महंगा वाला सामान डाल दिया, या महंगा महंगा सामान निकाल के सस्ता सामान डाल दिया। तो केजीज में तो ये बराबर होगा, बट इन डॉलर्स ये बराबर नहीं होगा क्योंकि कोई सामान महंगा होगा, कोई सामान सस्ता होगा। ठीक है? तो मल्टीप्लाई इसको किससे करते थे? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो स्टैंडर्ड प्राइस में यहाँ से कॉपी करके ले आता हूँ, ये रही 251। ठीक है? तो मुझे वेरिएंस इन डॉलर्स मिल जाएगी। इसको आप लोग कह सकते थे वेरिएंस इन केजीज। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा वेरिएंस इन डॉलर्स, सॉरी केजीज मल्टीप्लाई बाय द डॉलर्स। तो मेरी टोटल वेरिएंस आ गई 953 फेवरेबल। 17 जो है वो माइनस में होना चाहिए ना। 17 फेवरेबल है, हमने कम यूज किया है। गैमा हमें यूज ज्यादा करना था, 937 यूज करना था और 920 यूज किया। गैमा के हमने 17 केजी सही यूज सही नहीं किया, तो फेवरेबल है। सही सही ठीक है? तो नेट हमारी वेरिएंस फेवरेबल आ गई। बात समझ आ गई? यस। Yes. गुड। आंसर से वेरीफाई कर लेते हैं। 913 और यहाँ पे कितना है? 913। ठीक है? पॉइंट्स में जाएंगे यस। तो एग्जैक्ट भी आ गई। खैर, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारी हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में कौन सी थी? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी जस्ट अर्न 4 मार्क्स मोर। हमारे 8 मार्क्स अर्न हो गए। कितनी देर में? क्या मुश्किल है? 24 मिनट्स में हमारे 8 मार्क्स अर्न हुए। थोड़ा देर है, इसको तेज करना पड़ेगा, बट एनीवेज अभी हम सीखते हुए कर रहे हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। चलो मटेरियल यील्ड वेरिएंस जल्दी जल्दी करेंगे। मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मैंने मटेरियल्स कॉपी पेस्ट कर लिया तीनों।
मटेरियल यील्ड वेरिएंस में हम किन दो को कंपेयर करते हैं? शाबाश। AQSM or SQ. Yeah, standard mix, just standard Just the quantity and quantity will be actual different. Very good. क्या AQSM मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ऊपर मिक्स में? Yes. तो मैं उसके साथ लिंक कर दूंगा। सिंपल। मेरे पास AQSM वहीं से उठ के आ गया। अब मुझे सिर्फ चाहिए SQSM। SQSM क्या होता है? SQSM होता है कि आपने जितने यूनिट्स बनाए हैं, आपका जो आउटपुट है उसके लिए कितना अल्फा यूज होना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड मिक्स, एज पर स्टैंडर्ड मिक्स कितना बीटा यूज होना चाहिए था, और एज पर स्टैंडर्ड मिक्स कितना गैमा यूज होना चाहिए था। तो हमारा आउटपुट कितना था? 4600। 4600। एक तरीके से हमें चाहिए स्टैंडर्ड अलाउड, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। सी ये कि हमें इस आउटपुट के लिए कितना अलाउड था, और ऑब्वियसली अलाउड हम किससे निकालेंगे? हाँ, अलाउड हम यहीं से निकालेंगे ना। तो ये स्टैंडर्ड मिक्स ही है। तो दिस इज स्टैंडर्ड मिक्स एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम निकाल लेंगे कि भाई इतने आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, और मिक्स हमें यहां से पता चल जाएगा। ये रहा। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि भाई इस एक्चुअल क्वांटिटी के लिए, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि ऊपर नीचे ना हो। वेट, हाँ, कि भाई इस एक्चुअल क्वांटिटी के लिए मेरा अगेन डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, मेरा बीटा इतना यूज होना चाहिए था। ठीक है, अगर तो मैं इतना आउटपुट बना रहा हूं तो फॉर एवरी 100 kgs ऑफ आउटपुट 40 kgs ऑफ बीटा शुड हैव बीन यूज्ड, सॉरी अल्फा। ठीक है, Yes. 1840 एक तरीके से यही वाली वैल्यूज होंगी। यहाँ पे भी हमने यही काम किया था, बट एनीवेज अगेन फॉर बीटा, अगेन 4600 kg अगर हम बना रहे हैं तो फॉर एवरी 100 kg हमारा 60 kg ऑफ बीटा शुड हैव बीन यूज्ड। सिमिलरली अगर हम इतना kg बना रहे हैं आउटपुट, सो फॉर एवरी 100 kg हमारा 20 kg ऑफ गैमा शुड हैव बीन यूज्ड। सही है? Yes. फातिमा, आपको भी ये समझ आया Yes. कि सिंपल जितना हमने आउटपुट किया उसके लिए स्टैंडर्ड अलाउड कितना होना चाहिए था? अब इसमें अगर आप देखो तो हमने जो 4600 kg ऑफ ओमेगा बनाया है उसके लिए हमने ये एक्चुअल में मटेरियल यूज किया है। एक्चुअल में हमने कितना मटेरियल यूज किया उसके लिए? एक्चुअल में हमने उसके लिए 5620 kg यूज किया है। सही है, Yes. लेकिन एज पर अलाउड नंबर ऑफ केजीज हमें इतना यूज करना चाहिए था, 5520। बात समझ आई या नहीं आई? Yes. तो हम देख लेंगे कि वेरिएंस इन केजीज क्या है। अगेन मैं क्या करूं, SQSM माइनस AQSM या AQSM माइनस SQSM? SQSM minus AQSM. मुझे यूज करना चाहिए था 1840 kg ऑफ अल्फा, मैंने यूज किया 1873, तो नेगेटिव है ना, मैंने ज्यादा यूज किया। ठीक है, और इन टोटलिटी देखो 100 kg हमने ज्यादा यूज किया इन टोटलिटी, क्योंकि हमें
46,000 kg ऑफ ओमेगा के लिए 5620 kg हमने यूज कर लिया, जबकि हमें यूज 5520 करना चाहिए था एज पर अलाउड। बात समझ आ गई? Yes. तो हमने जो 100 kg ज्यादा Yeah. यूज किया है, ये उसका ब्रेकअप है। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड प्राइस ले लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस हमने ऊपर लिखी है, कॉपी पेस्ट करेंगे सिर्फ, और वेरिएंस इन डॉलर्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो हमारी नेट एडवर्स 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 ही चल रही है। तो यील्ड वेरिएंस हमारी एडवर्स है, और एडवर्स क्यों है? क्योंकि हमने ज़्यादा यूज़ किया है 100 kg। फातिमा, इसमें आपका तरीका भी यूज़ हो सकता था, वो एफको वाला, एवरेज वाला। Oh, okay. Fine. लेकिन आप ऐसे करोगी तो उससे होगा ये कि मटेरियल वाइज ब्रेकअप भी मिल जाएगा, वरना आप टोटलिटी पे 100 kg की भी वैल्यू निकाल के उनको बता सकते थे। अच्छा, सही है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा चेक कर लेते हैं, 333 एडवर्स। यस, यील्ड वेरिएंस हमारी बिल्कुल ठीक आ गई। ऑलराइट, ऑल्टरनेटिव भी सी उन्होंने ये बताया हुआ है। वो कह रहे हैं ऑल्टरनेटिवली आप वही टोटलिटी बेसिस पे भी कर सकते थे। ओके, सही। ठीक है, तो अगेन आपने टोटलिटी कर लिया तो वो भी ठीक है, उसके भी नंबर मिल जाएंगे। ऐसे कर लिया तो इसके भी नंबर मिल जाएंगे। ऐसे कर लो तो आई वुड प्रेफर कि ऐसे कर लो, क्योंकि मटेरियल वाइज ब्रेकअप भी आ जाएगा, तो गलती एक तो चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा, अगर तो उन्होंने रिक्वायरमेंट में मटेरियल वाइज मांगा हुआ, फिलहाल तो नहीं मांगा हुआ, सी उन्होंने सिर्फ टोटल मांगा हुआ है। लेकिन अगर मटेरियल वाइज मांगा हुआ होता तो हम फिर उनको मटेरियल वाइज ब्रेकअप देते, तो उसके लिए फिर ऐसे ही करना पड़ता हमें। सही है, तो अगर आपने सिर्फ टोटल वाला ओके, मेथड सीख लिया और मटेरियल वाइज वाला नहीं सीखा, तो आपसे अगर उन्होंने पूछ लिया तो आप फंस जाओगे। तो इट इज़ बेटर कि आप मटेरियल वाला भी आपको आता हो। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही करो, करना अगर वैसे कंफर्टेबल हो आप तो वैसे कर लो, डिपेंड्स कि उन्होंने फिर मटेरियल वाइज ना मांगा हुआ हो। सही है, राइट, सही है। चलो तो हमारी ये रिक्वायरमेंट भी हो गई। सो वी जस्ट अर्नड 11 मार्क्स। अब 9 मार्क्स की हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन हमारी हो गई। ये सारी कैलकुलेशन थी हमारी, तो ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। फॉर रिक्वायरमेंट बी अब हम वैसे ही डिस्कशन कर लेते हैं, एंड देन हम उसको आंसर से वेरीफाई कर लेंगे। अब डिस्कशन के अंदर वो क्या कह रहे हैं, फातिमा रीड द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर बी। Discuss the problems with the current system of calculating and reporting variances for assessing the performance of the production manager. सही है, अब देखो जब भी डिस्कशन वाली बात आए तो कान खोल के दोनों मेरी बात सुनो। आपने पहले मार्क्स देखने, उसके हिसाब से बात करनी है। सही है, तो मार्क्स कितने हैं? 9. 9। आप इसको करो, उम, आप इसका ना एक सेकंड, 9 इंटू 9 2 0.65, 6 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग ना जो भी मार्क्स हो उसको 60-70% उसके कर लो, उसका ले लो। तो 9 का 60-70% समथिंग समवेयर अराउंड आ रहा है 6। तो इट मीन्स कि आपको 9 मार्क्स के लिए 6 गुड पॉइंट्स बताने हैं उनको। ठीक है, तो किसी Okay, किसी चीज के वो 1 नंबर देगा, किसी अच्छे पॉइंट के वो 2 नंबर भी दे देगा। तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करते करते आप 9 तक जा सकते हो। किसी एक आधे पॉइंट के नंबर उसने नहीं भी दिए तो एटलीस्ट आपके पास रिमेनिंग पीछे 4-5 पॉइंट्स होंगे, जिनके 1-2 करते करते आप 7-8, क्योंकि देखो 9 में से 9 आ गए तो ये तो 100% है ना। पास होने के लिए हमें 9 में से सिर्फ 4.5 मार्क्स चाहिए, 50%। समझे? तो 9 में से 9 लेना मुश्किल है, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। 100% ऑफ द सिनेरियोस यू वोंट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द एंटायर 100% मार्क्स। तो जरूरी नहीं 9 में से 9 आए, आप 9 में से एटलीस्ट 6 या 7 नंबर ले लो, राइट? तो वो घुमा फिरा के आपका एक कवर हो जाएगा। फॉर पासिंग यू जस्ट नीड 4.5।
आउट ऑफ 9। उसमें तो आप 2-3 अच्छी बातें कर लो तो वो 4-5 नंबर दे देगा। फॉर नाउ वी हैव टू मेक 6 गुड पॉइंट्स। तो वो कह रहा है कि मसले बताओ करंट सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग वेरिएंसेस के अंदर, कि अभी जो वेरिएंसेस जैसे कैलकुलेट हो रही हैं और जैसे वो रिपोर्ट हो रही हैं, उनमें मसले बताओ। फॉर असेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस को हम असेस किस बेसिस पे कर रहे हैं? वेरिएंसेस के बेसिस पे। ठीक है, कि वेरिएंस कैसी आ रही है हमारी, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब हम उस बंदे की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने जाएंगे, जब उस बंदे की प्रमोशन का टाइम आएगा, जब उस बंदे का एनुअल अप्रेजल होगा, तो उस टाइम पे कुछ बातें उठ सकती हैं कि भाई वेरिएंसेस के तो कैलकुलेशन में मसले हैं, रिपोर्टिंग में मसले हैं। तो वो क्या मसले हैं जो हम उस टाइम पे यू नो उठ के आ सकते हैं कि यार जो मैनेजर है ना, इसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में वेरिएंसेस की कैलकुलेशन रिपोर्टिंग के ये मसले थे। तो इसके लिए हमें ये पॉइंट्स पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं करना। ये 3 पॉइंट्स गौर से पढ़ने हैं और ये जो लास्ट पैराग्राफ लिखा है गौर से पढ़ना है। तो दोबारा पढ़ते हैं ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट पढ़ो, फर्स्ट पे तो कुछ भी नहीं है, सेकंड पढ़ लो जोर से। उमर आप पढ़ लो। Alpha, beta, and gamma are agricultural products, and their हम्म। quality and price varies significantly from year to year. हम्म। Standard prices are set at the average market rate, market price over the last 5 years. Caprico has a purchasing manager who is responsible for pricing and suppliers contract. तो जो परचेजिंग मैनेजर है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी कि क्या इश्यूज आ सकते हैं, इसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है किस चीज़ की? प्राइसिंग की और सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट्स की, कि मतलब खरीदने वगैरह की सारी परचेजिंग वगैरह ये सारी इसको मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराया हुआ है इसके लिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 फातिमा आप पढ़ो। ये एक The इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उमर standard गौर से सुनना। सॉरी। okay. The standard must be set by the finance department. The last time this was done was at the product launch, which was 5 years ago. It has not changed since. तो क्या कोई मसला नजर आया कि यार हम गलत अप्रेजल कर रहे हैं बेचारे प्रोडक्शन मैनेजर का, परचेजिंग मैनेजर का सॉरी, कि हमने उसको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है जो बेचारे से हमने करवाया ही नहीं काम। लेट्स सी, स्टैंडर्ड मिक्स सेट करना फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम तो नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर अल्फा कितना डलेगा, बीटा कितना डलेगा, गैमा कितना डलेगा। ये तो प्रोडक्शन वालों का काम होना चाहिए, वो बताएं, है कि नहीं? Yes. ऐसे ही एक मसला हमें मिल गया, अगर इसको आपने अच्छे से बता दिया एक दो लाइंस में लिख के, आपको 1 से 2 नंबर मिल गए। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट की सेकंड लाइन में मुझे एक मसला नजर आ रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो लिखा है ना इसके आगे से, कौन बताएगा? स्टैंडर्ड मिक्स जो है वो चेंज नहीं हुआ जब से लॉन्च हुआ प्रोडक्ट। हम्म। तो एक तो गलती ये थी कि फाइनेंस ने बनाया, फाइनेंस को नहीं बनाना चाहिए था। दूसरी गलती ये कि 5 सालों से आपने उसको अपडेट ही नहीं किया। 5 सालों में कितने आपके प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह कितनी चीज़ें चेंज हो गई होंगी। वेरिएंस जो आप अभी तक कैलकुलेट कर रहे हो अपनी स्टैंडर्ड से कंपेयर करके कैलकुलेट कर रहे हो, और स्टैंडर्ड 5 साल पुराना है। अब आज एक्चुअल में आज के ज़माने में पता नहीं क्या हो रहा हो, मिक्स चेंज हो गया हो, लेकिन आप अभी भी पुराने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो, तो फिर तो ऑब्वियसली वेरिएंस खराब आएगी, है कि नहीं? Yes. तो एक ये और मसला आ गया। चलो अब ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, फातिमा आप पढ़ो। At the end of each month, the production manager receives a standard cost operating system from Capaco's performance manager. The statement contains material price, usage variance, labor rate, and efficiency variance,
and overhead expenditure and efficiency variance for the previous month. No commentary on the variances is given, and the production manager receives no other feedback on the efficiency of Omega progress or Omega process. अच्छा, तो हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल का किसका मसला आ रहा था? परचेजिंग मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर का? प्रोडक्शन मैनेजर का। हमें उसके लिए बात करनी है। ठीक है, तो एक दो मसले तो ये हो गए कि भाई एक सेकेंड। सही है, 15 मिनट में मीटिंग खत्म हो रही है। ऑलराइट, तो एक तो मसला ये हो गया, फाइनेंस ने मिक्स बनाया हुआ है, गलत बनाया हुआ है, पुराना मिक्स है, गलत है। एक और मसला मुझे नजर आ रहा है फ्रॉम द सेकंड लास्ट लाइन। कौन बताएगा? फ्रॉम द सेकंड लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ। No commentary on the variance. नो कमेंट्री मतलब आप कमेंट्री तो दो। ये कैसी वेरिएंस रिपोर्टिंग है जिसमें आप रीजन ही नहीं बता रहे कि भाई बस ये ऊपर ये नीचे, उसका रीजन भी तो हो साथ में। और हमें वेरिएंस की रिपोर्टिंग के लिए ही तो वो मसले पूछ रहे हैं। देखो उन्होंने रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद द करंट सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग। करंट सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग में हमने वो मसला देख लिया कि भाई आप इतनी पुराने स्टैंडर्ड को यूज कर रहे हो, तो ये कैलकुलेटिंग में मसला है। कैलकुलेशन में आप इतनी पुरानी पुरानी चीजों को लेके कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो वेरिएंस गलत आएगी आपके पास। तो कैलकुलेशन एरर्स हो गए। फिर रिपोर्टिंग वेरिएंसेस में ये मसले होगा कि आप कोई कमेंट्री दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, राइट। एक और चीज मुझे नजर आ रही है, ये चीज कौन बताएगा? पैराग्राफ के सेकंड लाइन में स्टार्ट हो रही है, पैराग्राफ के सेकंड लाइन से। प्रोडक्शन मैनेजर को हमने कौन कौन सी वेरिएंसेस का रिस्पॉन्सिबल ठहराया हुआ है? प्रोडक्शन मैनेजर को हम कौन कौन सी वेरिएंस रिपोर्ट्स देते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर को सिर्फ यूजेज वेरिएंस देना चाहिए। मटेरियल प्राइस तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का होगा। बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही जाके पकड़ा। देखो मटेरियल की प्राइस, मटेरियल की प्राइस तो मटेरियल कितने का खरीदा जा रहा है उससे ताल्लुक है ना, है कि नहीं? फातिमा, डू यू एग्री? Yep. Yes. और मटेरियल खरीदने के लिए कौन है? परचेजिंग मैनेजर। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम प्रोडक्शन मैनेजर को क्यों दे रहे हैं? मटेरियल प्राइस वेरिएंस तो परचेजिंग मैनेजर के पास जानी चाहिए ना, कि भाई आप ये सामान महंगा खरीद रहे हो, सस्ता खरीद रहे हो, वट एवर। अंडरस्टूड? Yeah. सो दिस इज वन ऑफ द इश्यूज। तो ये कुछ 4-5 मोटे मोटे इश्यूज थे, इनको आपने अगर वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, 9 में से आपको कंफर्म्ड 6-7 नंबर मिल गए, विच इज 70-80%, विच इज अ लॉट। चलो अब इसका आइडियल सिनेरियो पढ़ लेते हैं। अब देखो आइडियल सिनेरियो में इतनी लंबी बात हुई है, जरूरी नहीं आप इतनी लंबी बात करो। आइडियल आंसर जो होता है वो इसीलिए आइडियल आंसर होता है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप इतना सारा लिख के आओगे एग्जाम में और ये सारी बातें करके आओगे। दिस इज वाई दिस इज एन आइडियल आंसर, दिस इज नॉट एग्जाम सिचुएशन आंसर। ठीक है, तो एग्जामिनर को भी पता होता है कि एग्जाम सिचुएशन में आप प्रेशर में होते हो, टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो आप सारी बातें नहीं कर सकते और इतना डिटेल में नहीं कर सकते। तो ये मत समझना कि इसने तो इतना सारा लिखा है। अगर कभी आप अपने आंसर को कंपेयर भी करो इससे, तो ये मत सोचना कि इसने इतना सारा लिखा है, मैंने इतना सा लिखा है। द थिंग इज कि आप मोटी मोटी बातें देख लिया करो कि जो मैंने बात की है, क्या वो इसने बात लिखी हुई है इसके अंदर या नहीं। सही है, बेशक आप वो 4 लाइनें लिख रहा है, आप उसके ऊपर 2 लाइन में बात कर दो, बस आपका पॉइंट डिलीवर हो जाना चाहिए। चलो रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। उमर। The raw material price variances included in the report are probably outside the production manager's control and are more the responsibility of the purchasing manager. Furthermore, the production manager has no participation in setting the standard mix. Holding managers accountable for variances they cannot control is demotivating. वही बात हो गई कि पहली बात, प्राइस वेरिएंस उसके पास गलत जा रही है, प्राइस वेरिएंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परचेजिंग उसके अंडर नहीं आती। सेकंड, मिक्स फाइनेंस ने बनाया था, तो मिक्स की रिगार्डिंग भी आप प्रोडक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। दिस कैन रिजल्ट इन डीमोटिवेशन वगैरह वगैरह, ये एक्स्ट्रा बातें जो आप करोगे। तो देखो
अगर आपने सीधे-सीधे ये बोल दिया ना कि भाई मिक्स जो है ना प्रोडक्शन फाइनेंस ने सेट किया था तो मिक्स इसके लिए इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। परचेजिंग जो है प्राइस वेरिएंस जो है वो परचेजिंग वाले के पास जाना चाहिए, उसके लिए भी इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। इतनी बात पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप उसको फर्दर आगे एनहांस करोगे ना तो दूसरे नंबर मिलने का चांस होगा कि एक ही पॉइंट के रिलेटेड अगर आपने और डिटेल में उसको अच्छे से समझा दिया घुमा फिरा के कि इसके फर्दर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें अगर आपने इस ऐसे और बातें कर ली ना उसी एक पॉइंट के बारे में, तो आपको एक के बजाय 2 नंबर भी मिल सकते हैं उसी एक बात के। तो वो एक्स्ट्रा बात क्या है, ये है कि भाई ऐसे आप अगर मैनेजर्स को अकाउंटेबल करोगे, ऑब्वियसली इट कैन रिजल्ट इन डीमोटिवेशन वगैरह वगैरह। और देखो इसके अंदर उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी तो आप उसको नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते। तो हमें सिर्फ ये नहीं कहना कि रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, हमें ये भी बताना है कि क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। ठीक है, वी ऑल्सो हैव टू जस्टिफाई। बात समझ आ गई? Yes. चलो फातिमा, अगला पैराग्राफ। There appears to be no use of planning variances. Prices and quality of the three materials are volatile, and using ex ante prices and usage standards can give a distorted view of mix and yield variances. Failing to isolate non-controllable planning variances can be demotivating. अच्छा, ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में मैंने भी बात नहीं की, मेरे भी दिमाग में नहीं आया। द थिंग इज़ कि हमारी प्राइस वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं ना प्राइस प्लानिंग, प्राइस ऑपरेशनल में, राइट? तो वो यही कह रहे हैं कि आपने प्लानिंग और ऑपरेशनल में तो ब्रेक ही नहीं किया, और क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था कि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं और इनकी प्राइस ईयर ऑन ईयर चेंज होती रहती है, इट वेरीज सिग्निफिकेंटली ईयर ऑन ईयर। दिस मीन्स कि इसमें प्लानिंग आपके बजट से जो एक्चुअल आपका रिजल्ट अलग आता होगा उसमें काफ़ी हद तक इस चीज़ का फैक्टर होता होगा कि प्राइस चेंज हो जाती होगी। आपने प्राइस सोची कुछ, चेंज हो गई कुछ और, है कि नहीं? Yes. तो आपको प्लानिंग वेरिएंस भी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए भाई, आप तो वो कर ही नहीं रहे। बात समझ आई? Yes. तो इस वजह से क्योंकि आप प्लानिंग और ऑपरेशनल में नहीं ब्रेक कर रहे, तो आप तो सारी की सारी वेरिएंस का रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन मैनेजर को कह दोगे कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो। हालांकि हो सकता है उस बेचारे ने अच्छा काम किया हो और पीछे से ये सॉरी परचेजिंग मैनेजर को जैसे आपने प्राइस का जिम्मेदार ठहरा दिया। अब क्या पता है भाई वो बेचारा अच्छा काम कर रहा हो, अच्छे प्राइसेस में सामान लेके आ रहा हो, लेकिन क्योंकि ओवरऑल प्राइसेस बढ़ गई थी इस वजह से उस बेचारे की एक्चुअल रिजल्ट्स ऊपर ही रहे, एक्चुअल में चीज़ ज़्यादा ही रही। फॉर एग्जाम्पल $10 की चीज़ आपने सोची थी बजट में, एक्चुअल में उसको मिली 15 की, आप तो उसको -5 का रिस्पॉन्सिबल कह दोगे। अब क्या पता वो 10 वाली चीज 20 की हो गई हो और वो 20 में से 15 में लेके आया हो। हाँ, हो सकता है 10 वाली चीज 20 की हो गई हो और वो 20 वाली चीज कम करा के 15 में लेके आया हो। तो फिर तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बुरी नहीं है। और ये हमें कब पता चलेगा? जब हम प्लानिंग और ऑपरेशन में ब्रेक करेंगे। बात समझ आई? Yes. Yes. तो एक ये फैक्टर भी था। उमर, थर्ड पैराग्राफ। As Capico does not currently give feedback on commentary, a true picture is lacking as to the production manager's performance. There is also no follow-up on the variances calculated, as Capico does not appear to place much importance on the variances. The production manager will not be motivated to control cost and could become uh, complacent, which could adversely impact Capico overall. तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई अगेन वही कमेंट्री नहीं है, तो आप उसको एक अच्छा फीडबैक नहीं दे रहे कि उसको रीज़न तो पता चलें कि जो भी चीज़ें बुरी अच्छी हुई हैं क्यों हुई हैं। दूसरा, फॉलोअप के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ था कि हम फॉलोअप करते हैं नहीं करते हैं। वहाँ बस लिखा हुआ था वी जस्ट थ्रो हिम अप विद द वेरियस रिपोर्ट्स विद नो फीडबैक एंड नो कमेंट्री। तो इस वजह से हो सकता है कि आप फीडबैक नहीं ले रहे। अब ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा, ये थोड़ी सी ये ऐसी बातें जो हो सकता है एग्जाम में आपके दिमाग में ना आए,
तो इट्स फाइन, दिस इज वाई इट इज एन आइडियल आंसर। इसमें काफ़ी बातें ऐसी होंगी जो एग्जाम सिनेरियो में एक्सपेक्टेड होगा कि आपके दिमाग में नहीं आएगा, सही है। बट आइडियल आंसर इसीलिए होता है कि आप उससे पढ़ो और उससे सीखो कि क्या बात है जो हम ने नहीं सोची थी और वो हम सोच सकते थे। दिस इज वे यू नो यू हैव अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट वे यू कैन इम्प्रूव। दिस इज हाउ यू कैन लर्न, ठीक है। तो एक ये बात आ गई कि भाई क्योंकि आप फीडबैक नहीं ले रहे तो हो सकता है कि वो वेरिएंस रिपोर्ट को इग्नोर कर देता हो कि भाई मुझसे सवाल तो हो नहीं रहा, ठीक है बस चलते रहो, और उस वजह से ओवरऑल एडवर्स इम्पैक्ट आ जाए, ठीक है। अच्छा उमर, आपने गलत पैराग्राफ पढ़ लिया, ये वाला पढ़ना था, ये वाला भी पढ़ लो। Yes, the standard mix for the product has not changed in 5 years, despite changes in the quality and price of ingredients. It can also lead the production manager to attempt control action based on variances which are calculated based on standards which are out of date. वही वाली बात हो रही है, 5 साल पुराना मिक्स है, अब क्वालिटी भी चेंज हो गई होगी, प्राइस भी चेंज हो गई है। इट कैन ऑल्सो लीड टू प्रोडक्शन मैनेजर टू अटेम्प्ट कंट्रोल बेस्ड ऑन वेरिएंसेस स्टैंडर्ड। तो अब वो बेचारा किसके साथ कंपेयर करके अपनी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहा होगा? स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में। और स्टैंडर्ड कितना आउटडेटेड है, राइट। अगर हम स्टैंडर्ड अपडेट करते तो हो सकता है उसको और टफ टारगेट मिलता, तो वो और ज्यादा कोशिश करता चीजों को इम्प्रूव करने की। लेकिन अभी क्योंकि स्टैंडर्ड ही 5 साल पुराना आउटडेटेड बेकार बना हुआ है, हो सकता है ये वाला स्टैंडर्ड लीनियंट हो। क्योंकि ये स्टैंडर्ड हमने कब बनाया था, जब हम प्रोडक्शन शुरू कर रहे थे। शुरू में हो सकता है हमने थोड़ा लीनियंट स्टैंडर्ड बना दिया हो कि यार चलो शुरू में हम पहली पहली दफा बना रहे हैं, वेस्टेज भी होगा सब होगा, तो हो सकता है हमने उसका भी मार्जिन रखा हो, राइट। तो वो मार्जिन आज तक चल रहा है, हालांकि अब हमें 5 साल हो गए हैं वो काम करते हुए। तो अब हमारा वो वेस्टेज वगैरह का जो एक हमने रखा हुआ था पार्ट, वो कम हो जाना चाहिए। समझ आई बात? तो हमारा स्टैंडर्ड अगर अपडेट होता तो वो और शायद टाइट हो जाता। अब वो और उसके हिसाब से फिर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने की कोशिश करता। अभी वो पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपेयर कर रहा है और उसके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। समझ आ गई? ये नहीं आई? Yes. Yeah. चलो, वी जस्ट हैव 8 मिनट्स, रिकॉर्डिंग को खत्म करना है। फातिमा, रीड दिस रियल क्विक। This can be illustrated by looking at the overall usage variance reported, which shows a $580 favorable variance. So the production manager could assume good performance. However, if the usage variance is considered in more detail, through the mix and yield calculations, it can be seen that it was driven by a change in the mix. There is a direct relationship between the material mix variance and the material yield variance. And by using a mix of materials which was different from standard, it has resulted in a saving of $913. However, it has led to a significantly lower yield than Kepaco would have got had the standard mix of materials have been adhered to. Also, changing the mix could impact quality and as a result, sales, and there is no information about this. तो हमारी जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो यूजेज वेरिएंस का ब्रेकअप होती है, ठीक है। हमारी जो यूजेज वेरिएंस आई 580 फेवरेबल, अगर मैं मिक्स वेरिएंस लूं और इसके अंदर ऐड करूं यील्ड वेरिएंस, दोनों को सम कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? सी। 580. तो ये क्या है मेरी, ये यूजेज वेरिएंस के बराबर आ गया ना मेरी। तो मेरी जो यूजेज वेरिएंस होती है वो मिक्स और यील्ड वेरिएंस उसका ब्रेकअप होते हैं, ठीक है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि भाई आपको यूजेज वेरिएंस 580 फेवरेबल नजर आ रही है, प्रोडक्शन मैनेजर को लगेगा ये अच्छी परफॉर्मेंस है, जबकि मिक्स की वजह से फेवरेबल वेरिएंस आ रही है, यील्ड आपको उतनी नहीं मिल रही जितनी आपको मिलनी चाहिए। सही है, थोड़ा बहुत नंबर से रिलेट कर दिया
Or however, if the usage variance is considered in more detail through the mix and yield calculations, it can be seen that that was driven by the change in mix. हमने mix अपना कुछ change किया है, and actual सी हमने कुछ अलग mix use किया होगा, जिसकी वजह से हमें overall mix में favorable variance नजर आ रही है 913 की. तो इसमें जो मेजर रीजन है यूजेज वेरिएंस के फेवरेबल होने का, वो मिक्स की वजह से है. देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मिक्स वेरिएंस एंड द यील्ड वेरिएंस बाय यूजिंग. अब देखो अगेन, अब वही वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि आप फेवरेबल मिक्स यूज कर रहे हो, मतलब आप सस्ता वाला सामान ज्यादा यूज कर रहे हो और महंगा वाला सामान कम यूज कर रहे हो. फेवरेबल ओ वो कह रहा है कि आप मिक्स मिक्स वेरिएंस हमारी फेवरेबल कब आती है? जब आप सस्ता वाला सामान ज्यादा यूज कर लो और महंगा वाला सामान कम यूज करो, राइट? Yes. तो उमर, आवाज आ रही है? Yes. ओके. तो वो यही कह रहे हैं कि आपका जो मेजरली यूजेज वेरिएंस फेवरेबल आ रही है, वो आपके मिक्स की वजह से आ रही है, क्योंकि आपने मिक्स चेंज किया होगा. आप सस्ता वाला सामान अब ज्यादा लगा रहे हो, महंगा वाला सामान अब आप कम लगा रहे हो. इसकी वजह से ओवरऑल यील्ड आपकी कम आ रही है, जो यील्ड आपको मिलनी चाहिए थी अगर आप अपने स्टैंडर्ड मिक्स पे रहते. आपने क्योंकि मिक्स चेंज किया, आपने सस्ता वाला सामान ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, महंगा वाला सामान कम यूज करना शुरू कर दिया. आपने जो मिक्स चेंज किया उसकी वजह से आपकी यील्ड चेंज हो गई. तो ऑल्सो चेंजिंग द मिक्स कुड इम्पैक्ट द क्वालिटी एज वेल. इसकी वजह से एक तो आपकी यील्ड कम हुई है, दूसरा क्वालिटी भी इफेक्ट हो सकती है, अगेन क्योंकि आप सस्ता वाला सामान ज़्यादा लगा रहे हो. एंड ओवरऑल जब आपकी क्वालिटी गिरेगी, क्योंकि आपकी मिक्स वेरिएंस फेवरेबल हो गई, तो आपके मतलब अगेन सस्ता वाला सामान बढ़ गया, महंगा वाला सामान कम हो गया. उस वजह से एक तो यील्ड भी गिरी, क्वालिटी क्वालिटी भी गिर सकती है. क्वालिटी गिरेगी तो सेल्स गिरेगी. And there is no further information about this. Again, this is a perfect scenario question, perfect scenario answer. यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आप ये सारी बातें करोगे, बट आपने ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया कि आपने क्या बातें करनी थी. जी. या नहीं मिला?